हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी ड्राइवर और स्टेनो के जो है पोस्ट का, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज का 14वां प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले तेरह तेरह प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से उसको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इसमें सिलेबस के अनुसार आपको टोटल 100 क्वेश्चन जो आएंगे, उसी के अनुसार आपको फुल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी का दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य व्यंजन है? इनमें से ऑप्शन में दिया गया है, इसमें से मूर्धन्य व्यंजन बताना है कौन सा। तो मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है कि ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको जीव के द्वारा जो है वत्सर और कठोर तालु के बीच जो है उच्चारित होते हैं, तो उन्हें जो है मूर्धन्य कहा जाता है। इनमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा बी ऑप्शन, ढा और ढा, ये दोनों जो व्यंजन हैं ये दोनों मूर्धन आते हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और शा, जो ये वाला शा होता है, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला शा भी इसी के अंतर्गत आता है। इतने व्यंजन है जो कि मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रद्युम्न की कौन सा इसमें से शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में, यह बताना। ठीक है, तो प्रद्युम्न की अगर हम बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है प्रद्युम्न ए पार्ट में सही रूप से, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो इनमें से कौन सा सही रूप से लिखा हुआ? तो वो लिखा हुआ बी पार्ट में, निसंदेह जो लिखा हुआ बी पार्ट वाला सही है। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी किस संज्ञा के प्रकार में आती है? तो घड़ी जो आएगी वो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जातिवाचक में क्या होता है कि एक ही प्रकार के समूहों का जहां पर बोध हो वहां पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें आपके पास पक्षियों के नाम आ जाते हैं, सगे संबंधियों के पदों के नाम आ जाते हैं, निर्जीव वस्तु हो गया, प्राकृतिक घटनाएं हो गई, इन सभी के नाम जो है जाति वाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा नहीं है? इनमें से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो डाकिया पत्र लाया, सीमा ने गाना गाया, सिपाही ने चोर को पकड़ा, लड़का सोता है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया वाला वाक्य जो है वो डी पार्ट हो जाएगा, लड़का सोता है। ये सकर्मक क्रिया इसके अंतर्गत नहीं आता। ये किस में आएगा? ये अकर्मक क्रिया में आएगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया, बाकी सारे सकर्मक क्रिया हैं। तो सोना जो होता है वो सकर्मक क्रिया नहीं अकर्मक क्रिया होता है, इसलिए आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मैंने आम खाया, इस वाक्य में किसका उदाहरण है? इनमें से मैंने आम खाया है, ये वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। क्या होता है? तो जिस क्रिया के व्यापार की समाप्ति जो होती है, निकटता स्पष्ट हो, वहां पर आसन्न भूतकाल, मतलब अभी अभी क्रिया समाप्त हुई हो, वहां पे आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, चलिए विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? विज्ञान शब्द में उपसर्ग की बात करेंगे तो उपसर्ग जो होता है वो पहले लगा जाता है, शब्द के पहले, शब्दांश जो होता है उसके पहले लगता है। तो यहाँ भी जो उपसर्ग लगा है इसमें विज्ञान में लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अनघ का विलोम बताना। अनघ का विलोम क्या होता है? अनघ का विलोम होता है अघि, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अनघ का विलोम क्या होता है? अघि होता है। निष्पाप का विलोम होता है पाप, और कृति जो दिया गया है, कृति का विलोम होता है आकृति। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द बताना है। उपार्जित का विलोम शब्द क्या होता है? तो उपार्जित का विलोम शब्द होता है अनुपार्जित, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? आनंद शब्द के पर्यायवाची में देखेंगे तो आनंद का पर्यायवाची होता है हर्ष और मोद, ये दोनों होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, हर्ष, आमोद, प्रमोद, उल्लास, ये सभी आनंद के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, विधिक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? तो विधिक का पर्यायवाची होता है कानूनी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विधिक का पर्यायवाची कानूनी शब्द होता है। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक शब्द जो होता है वो ठग का पर्यायवाची होता है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए पार्ट सही। इसके अन्य पर्यायवाची में वंचक आ जाता है, वंचक भी ठग का पर्यायवाची होता है। एक होता है अड़ीमार, अड़ीमार भी जो होता है वो क्या होता है? ठग का पर्यायवाची होता है। एक होता है जालसाज, जो कि ठग का पर्यायवाची के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार और आगार का उचित अर्थ बताना है। तो आकार और आगार का उचित अर्थ होता है, आकार का अर्थ होता है आकृति, ठीक है, और आगार का अर्थ होता है धाम। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है।
जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसको हम कहते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। चलिए, वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो उसे संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, जो शुद्ध ना किया गया हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो जो शुद्ध ना किया गया हो उसको हम एक शब्द में कहते हैं अपरिमार्जित। अपरिमार्जित, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद बताना। अगले क्वेश्चन में ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा ब्रह्म, ब्रह्म प्लस ऋषि, तो आंसर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ये अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मर्षि का सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, गवीश में प्रयुक्त संधि बताना है। गवीश, गवीश में प्रयुक्त संधि की बात करेंगे तो ये अयादि संधि का उदाहरण है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, अयादि संधि का। ठीक है, गवीश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो गो प्लस ईश करके ये बनता है इसका संधि विच्छेद, और ये दोनों मिलकर गवीश बनता है जो कि अयादि संधि के अंतर्गत आ जाता है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है, तो उस समास को हम कहते हैं क्या, अव्ययी भाव समास, आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है, तो आशातीत में अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो आशा से तीत, आशा से अतीत इसका जो है समास विग्रह होता है, और आशा से अतीत मतलब ये अपादान तत्पुरुष यानी पंचमी तत्पुरुष में आ जाता है, जिसका विभक्ति होता है से, अलग होने के अर्थ में, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है, तो साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूत। ठीक है, आनंद अनुभूत होता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमें अलंकार बताना है। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, यहाँ पे कौन सा अलंकार दिया गया, तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये यमक अलंकार के हो जाएगा उदाहरण। यमक अलंकार में क्या होता है, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता हो वहां पर यमक अलंकार होता है। और यहाँ पे पीर देखिए कितनी बार है, 3 बार और एक 4 बार, तो यहाँ पे 4 बार पीरा है जिसके अलग अलग अर्थ हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। छक्का पंजा करना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होता है बी पार्ट, ओझी हरकत से कार्य सिद्ध करना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक आपको गद्यांश से पढ़कर उत्तर देना है। इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गद्यांश से पहला क्वेश्चन है, भारतीय नाटकों में क्या दिखाया गया, तो गद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुख सुख का प्रबल प्रतिघात दिखाया गया, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीयों का सदा से ध्येय क्या रहा है, यह गद्यांश के अनुसार इसका आंसर बताना है, तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर डी ऑप्शन निकल के आएगा, जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उन्नत बनाना। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसान भारतीय नाटकों में किया गया है और किस में किया गया है, तो ये सभी आनंद में किया गया है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है कि फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर, मतलब कि ऐसा हमें पार्ट बताना है इनमें से कि गलती कहाँ की गई है। ठीक है, और अगर गलती नहीं है तो नो एरर का हमें ऑप्शन चूज करना है। जैसे दिया गया है, इट टेक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेल्योर इन द एग्जामिनेशन, फिर नो एरर, इसमें कहाँ पर गलती किया गया है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इट टेक हर जो दिया गया है इसमें गलती किया गया है, क्योंकि वाक्य में प्लूरल वर्ब जो टेक लिखा हुआ है इसके स्थान पर सिंगुलर टेक्स होना चाहिए था। ठीक है, टेक्स मतलब के ई एस होना चाहिए था, जो कि सिंगुलर वर्ब हो जाता, इसका प्रयोग है, क्योंकि इट जो होता है एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है, इसलिए इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो टेक की जगह पर टेक्स करना चाहिए था, जो कि यहाँ पे एरर दिया गया, तो डी पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिलिंग्स ब्लैंक्स एंड मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, आनंद कुमार इज डैश अ यूनिक टीचर, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, कौन सा यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे इनके लिए, तो इनके लिए हम आ लगाएंगे। ठीक है, आ का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे आ यूनिक टीचर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका इनडायरेक्ट हमें सेलेक्ट करना है, डोंट पार्क हियर द पुलिसमैन सेड टू देम, अब इसका हमें इनडायरेक्ट बताना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो होता है डोंट से शुरू हुआ है, अतः यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है,
तो इसका इनडायरेक्ट जो बनता है वो डी पार्ट में लिखा, द पुलिसमैन ऑर्डर देम नॉट टू पार्क देयर, तो इसका यही हो जाएगा आंसर, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन द बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वाइज। पैसिव पैसिव में हमें पैसिव बनाना है इसका। इमरान हैज फाउंड टू गुड जॉब्स इन द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे हमें इसका पैसिव क्या होगा, तो इसका पैसिव हो जाएगा टू गुड जॉब्स हैव बीन फाउंड बाय इमरान इन एडवर्टीजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये वाक्य क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर जो होगा वो ऑब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, तो इस तरीके से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, इसका हमें बताना है कि ये क्या जो मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपन सडनली। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा हो जो अचानक जो घटित होता हो, उसको क्या कहेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब कोई घटना जो अचानक और अनापेक्षित हो। तो आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न में हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे इसका हमें एक शब्द में कहेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एम्बिजियस। क्या कहेंगे, एम्बिजियस कहेंगे, यानी कि इसके नकार्थक होगा। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, एम्बीडेक्स्ट्रस क्या अर्थ होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथ से समान रूप से कार्य करने वाले को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एम्बुश्ड मतलब होता है घात लगाकर हमला करना। ठीक है, एम्ब्रोसिया मतलब दिव्य अथवा स्वादिष्ट, उसको कह सकते हैं। चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा गलत वर्ड लिखा हुआ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, गैलरी ये गलत रूप में लिखा है, इसका सही रूप से लिखा जाता है GALLERY। ठीक है, यहाँ पे ARY लिखा जो कि गलत है, तो इस तरीके से गलत ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 33 देखते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब कि हमें इसका बताना है बेसिकली पर्यायवाची। ठीक है, ड्यूबियस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ड्यूबियस मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट या संदिग्ध, इसको कह सकते हैं, जो अस्पष्ट ना हो। इसका पर्यायवाची सिनोनिम से बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम फिशी। ठीक है, आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, फिशी मतलब संदिग्ध। ठीक है, लॉयल मीन्स क्या होता है, वफादार होता है। स्टडी मतलब होता है गंभीर। ठीक है, सर्टेन मीन्स निश्चित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम्स हमें अगले वाले में बताना है। गैरुलस का हमें सिनोनिम्स क्या होगा, गैरुलस मीन्स होता है बातूनी। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका पर्यायवाची इसमें से टॉकेटिव हो जाएगा, मतलब बहुत चीज बात करने वाला, बातूनी, वाचाल। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, कॉन्साइज मतलब होता है संक्षिप्त, कॉन्साइज मतलब संक्षिप्त होता है। और गुटुरल जो दिया गया, इसका मतलब होता है कंठस्थ। ठीक है, कंठस्थ हो जाएगा। थ्रोटी मतलब होता है मोटी अथवा भारे गले का। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हमें बताना एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है, किसका, बेनेवोलेंट का। बेनेवोलेंट का हमें बताना है विलोम, तो इसका मतलब होता है दयालु। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, दयालु। दयालु का विलोम क्या हो जाएगा, दयालु अथवा परोपकारी, जिसका विलोम होता है इसमें से स्टिंगी हो जाएगा। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस अथवा नीच। ठीक है, तो इस तरीके से इसका विलोम ये हो जाएगा। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। ठीक है, परटर्ब का हमें बताना, तो इसका अर्थ होता है व्याकुल करना या व्याकुल करना। ठीक है, व्याकुल करना इसका अर्थ हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, शांत करना। शांत करना मतलब शोधी, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे भरना है। क्या भरा जाएगा, आई आस्क्ड हर इफ आई डैश बोरो हर नेकलेस फॉर अ डे। यहाँ पे क्या भरेंगे जिससे कि ये सही रूप से वाक्य बन जाए, तो इस वाक्य में हमें कुड लगाएंगे। ठीक है, कुड लगाएंगे, और कुड यूज किया जाता है एज ए मोर पोलाइट फॉर्म कैन व्हेन आस्किंग फॉर परमिशन। जहाँ पे परमिशन लिया जाता है वहाँ पर कैन की जगह पे कुड हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट में है तो हम सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में रखते हैं, इसलिए यहाँ पे आई आस्क्ड हर इफ आई कुड बोरो हर नेकलेस फॉर डे। तो आंसर तो क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पे भरना है। फिर हमें वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री डैश योर आइडियाज। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो देखिए उपरोक्त वाक्य में एग्री के साथ प्रीपोजिशन यहाँ पे जो लगता है वो एग्री के साथ विथ लगता है। ठीक है, तो एग्री विथ योर आइडियाज हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें भरना है
दिस फैब्रिक इज डैश तो दो चीपर देन अदर फैब्रिक, ठीक है, यहाँ फैब्रिक से अदर फैब्रिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 39 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एज गुड एज का प्रयोग करेंगे ए पार्ट, ठीक है, एज गुड एज, क्योंकि जो एज गुड एज है वही जो है इसका सही रूप से इसका अर्थ बताएगा, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, द मैन डैश द मैन डैश बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे हम भरेंगे बी पार्ट हुज, ठीक है, हुज का प्रयोग उपयुक्त हो क्योंकि यहाँ पॉजेसिव केस की आवश्यकता होती है। इस तरीके से यहाँ पे द मैन हुज बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे भरना है, इफ यू डैश योर बुक आई वुड लाइक टू बोरो इट, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 41 में हम भरेंगे डी पार्ट, ठीक है, हैव फिनिश्ड, इफ यू हैव फिनिश्ड योर बुक आई वुड लाइक टू बोरो इट, ठीक है, तो यहाँ पे जो डी पार्ट लिखा है हैव फिनिश्ड ये भर देंगे तो ये करेक्ट रूप से भर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इफ क्लॉज की अकारता जो होते कार्य की पूर्णता को दिखा रहा है, इसलिए हैव फिनिश्ड यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। अ वेरी ब्रीफ पॉज इन ए सेंटेंस इज मार्क्ड बाय यूजिंग डैश, किसके द्वारा इस्तेमाल, मतलब अब अगर ब्रीफ पॉज मतलब छोटा सा पॉज लेना है तो किसके द्वारा हम वहां पे लगाएंगे, कौन सा इसमें से चिन्ह, तो वहां पे लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाते हैं, आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे भरना है, पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइसेस गोइंग डैश एवरी डे, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो 43 में अगर हम देखते हैं तो गोइंग के साथ जो फ्रेजल वर्ब होता है गोइंग अप लगता है, ठीक है, गोइंग अप मीन्स मतलब राइज होना, मतलब कि बढ़ना, तो पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग, पीपल कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट द प्राइस, प्राइस के बारे में, गोइंग अप एवरी डे, पर डे जो बढ़ रहा है, तो गोइंग अप यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे हमें बताना है बेसिकली अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, द क्वालिटी ऑफ मर्सी नॉट इट ड्रॉप एज, एज जो लगा हुआ है, अब जहाँ पे आपको एज लग जाए वहां पे यूज हो जाता है, तो वहां पे हो जाता है अलंकार सिमिली, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सिमिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, दिया गया है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विथ हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर करा गया है ये बताना, तो जहाँ पे बिकॉज ऑफ हर एंग्री जो लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ हर एंग्री के स्थान पर बिकॉज ऑफ हर एंगर होना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज ऑफ हर एंग्री के जगह पर बिकॉज ऑफ हर एंगर होना चाहिए था, क्योंकि एंग्री जो होता है नाराज, मतलब इसका अर्थ होता है नाराज, जो कि एक एडजेक्टिव है, जबकि हर जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो यहाँ पर एंगर मतलब कि क्रोध का प्रयोग होगा जो कि एक नाउन है, ठीक है, तो एंग्री ना होकर यहाँ पे एंगर होगा, तो यहाँ पे एरर किया गया, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंट में हमें बताना है कि कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days, यहाँ कहाँ पर गलती किया गया, तो इसमें बाई 2 days जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर विद इन 2 days होना चाहिए, विद इन 2 days का अर्थ होता है आज के 2 दिनों के अंदर, और बाई 2 days का अर्थ होता है 2 दिन तक, लेकिन यहाँ पे आई वांट यू टू कंप्लीट दिस वर्क, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस वर्क को आप कंप्लीट करो आज के 2 दिन के अंदर, तो यहाँ पे सही जो करेक्ट बैठेगा वो ये बैठेगा, तो इसी पार्ट में एरर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में भी हमें ग्रामेटिकली एरर बताना है, वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कॉप विथ द प्रेजेंट सिचुएशन, यहाँ कहाँ पर एरर किया गया है, तो अगर हम एरर की बात करेंगे, गलती की बात करेंगे, तो उपरोक्त वाक्य में हाउ कैन बी जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर होना चाहिए था हाउ वी कैन, ठीक है, हाउ वी कैन होना चाहिए था, तो गलती कहाँ पर किया गया, हाउ कैन बी, ठीक है, तो सी पार्ट में गलती किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हाउ का प्रयोग यहाँ पे एज ए कंजंक्शन हुआ है, ना कि एज ए क्वेश्चन वर्ड, तो कंजंक्शन जो होता है वहां पे इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, दिया गया है और हमें बताना है इसमें भी ग्रामेटिकली एरर कहाँ पर है, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट व्हिच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल, गलती कहाँ पर की गई है, तो 48 में गलती की बात करेंगे तो डी पार्ट में वन ऑफ द सब्जेक्ट जो लिखा हुआ
सॉरी, वन ऑफ द सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है गलती किया गया, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट्स का होना चाहिए था प्रयोग, यानी कि एस इसमें लगा होना चाहिए था, क्योंकि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं हमेशा, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसका हमें सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। पर्यायवाची इसमें प्रोडिगी, प्रोडिगी लिखा हुआ, प्रोडिगी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विलक्षणता, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा विलक्षणता, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स इसका हो जाएगा जेन्यून, जेनियस। जीनियस मतलब प्रतिभावान, विलक्षणता, तो इस तरीके से इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो जेनियस हो जाएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, मतलब कि अ स्मॉल ओपन फ्रंटेड शॉप हर थिंग्स आर सोल्ड, इसको हमें एक शब्द में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, इसको एक अर्थ में हम कहेंगे कियोस्क, ठीक है। कियोस्क कहेंगे, मतलब कि एक छोटी दुकान, जो छोटी दुकान होती है उसको हम ये कहते हैं क्या, कियोस्क। चलिए, तो ये होगा इंग्लिश के। अब हम देखेंगे जीएस के क्वेश्चन। विक्रम संवत किस वर्ष से आरंभ हुआ, तो विक्रम संवत जो हुआ था इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 57 बीसी या 57 ईसा पूर्व। आंसर सी ऑप्शन करें, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, मतलब कि जैन ग्रंथ की जो कालकाचार्य कथा उसके अनुसार विक्रम संवत की शुरुआत जो है राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरुआत किया गया था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया, तो सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के सम्राट थे, इनके अभिलेखों में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, प्राकृत भाषा। चलिए, अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा के लिए किस राजा ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो बौद्ध शिक्षा के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, जिन्होंने किया था, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल, ठीक है। पाल वंश की स्थापना अगर हम बात करेंगे उसकी नींव, तो पाल शासक गोपाल के द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया था, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो बंगाल में किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में तेभागा आंदोलन की घटना कहाँ हुआ था, तो तेभागा आंदोलन की घटना 1946 में यह घटित हुआ था बंगाल में, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। यह प्रसिद्ध बंगाल का किसान आंदोलन था, जिसका नेता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह चड्ढा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल का गठन किया था, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस जब छोड़ा तब इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो यह हुआ था सभी साम्राज्य विरोधियों विरोधी शक्तियों के संगठन और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो यह पर्वत तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और लंबवत विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे हुए ब्लॉक को होस्ट कहा जाता है और नीचे वाले ब्लॉक को ग्रेवल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो उदाहरण है वो सतपुड़ा जो पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान जिनकी संरचना में शैल भूत मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो चट्टान जिनकी संरचना में शैल भूत मिलते हैं उन्हें जो है इग्नियस रॉक कहा जाता है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, इग्नियस रॉक। चलिए, बलुआ पत्थर किसमें रूपांतरित होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये स्फटिक यानी कि क्वार्ट्ज का ये रूपांतरित होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बलुआ पत्थर जो होती है ऐसी दृढ़ शिला होती है जो मुख्यतः बालू के कणों का दबाव डालकर जम जाने से बनती है। अगला प्रश्न है, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, वन्य जीव संस्थान भारत का कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है देहरादून में। देहरादून कहाँ पड़ता है, ये देहरादून जो पड़ता है उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, तो वहां पर ये अवस्थित है। और इसका स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। पर्यावरण परतंत्रीय अनुक्रमण का विचार पहली बार किसने प्रदान किया, तो यह प्रदान किया गया था फ्रेडरिक क्लेमेंटस के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, फ्रेडरिक क्लेमेंटस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया था, और इस अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं, ठीक है। 29 विषय ग्राम सभा से संबंधित दिए गए हैं, और 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पीने के पानी आदि विषय शामिल है।
तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है। अब ऑप्शन दिया गया इस तरीके से, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है ये बताना, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है भंग कर सकता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो न्याय का जो चीजें हैं, न्याय कि आदर्श रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 अलग अलग रूपों से ग्रहण करता है। पहला उसमें आ जाता है आपको सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मानव आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आंसर सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है। तो वो धातु हो जाएगा लेड, यानी कि शीशा। शीशा जो होती है सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है, जो कि पेट्रोलियम के उपयोग के कारण शीशा उत्सर्जित होता है और यह वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक बनता है। अगला प्रश्न है, पादप के किस अंग में परागकण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बताना है। तो पादप के पराग कोश में परागकण जो है उत्पन्न होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा पराग कोश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके तत्वाधान में चावल के निर्यात है तो प्रोत्साहन करने के लिए एक नवीन मंच की स्थापना की गई। तो नवीन मंच इसमें से अगर देखा जाए तो वो था एपीडा, जिसको कहते हैं एपीडा की स्थापना किया गया था। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियत विकास प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है। 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के लिए बैंक प्रदत्त ऋण किस सर्वोच्च संस्था द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है, जो बैंक है वो है नाबार्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था, जो कि ये संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत जो स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ किसका एक उदाहरण है। सिस्मोग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सिस्मोग्राफ जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि एक वर्कशीट के संचय को क्या कहा जाता है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। तो वर्कशीट के संचय को संगठन को कहते हैं हम वर्क बुक। क्या कहते हैं, वर्क बुक कहेंगे। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, वर्क बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है इनमें से। तो वो हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है। तो गुरु पूर्णिमा पर्व जो है एक धार्मिक त्योहार है, जो ये ऋषि व्यास को समर्पित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महर्षि व्यास को ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया। तो उनका नाम है आईपीएस इदाशीसा नोंगरांग को। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इदाशीसा नोंगरांग, जो कि है पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये कौन से समुदाय से संबंधित हैं। तो ये खासी समुदाय से, ठीक है, संबंधित है, खासी समुदाय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की सूची में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है। तो ये जो जारी हुआ इसमें भारत को स्थान मिला है 129वां स्थान। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, 129वां स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे इसको दिया गया 39 रैंक। आंसर इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, 39 रैंक दिया गया। पिछले साल रैंकिंग जो थी वो 52वां रैंक थी भारत की, लेकिन अभी 39 रैंक है। तो इसको 13 स्थानों का जो महत्वपूर्ण छलांग भारत ने मारा इस बार। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन होगा आपके मैथ से। तो चलिए मैथ के हम क्वेश्चन को करते हैं। तो मैथ का पहला क्वेश्चन है, इफ यानी कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 217 और a प्लस बी बराबर 7, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कैसे लगाएंगे। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दिया गया है।
अब अगर हम देखते हैं एक ऑप्शन जो दिया जाता है, मतलब एक फार्मूला है, और फार्मूला कौन सा है, तो वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये बराबर दिया गया है 217 के, और ए प्लस बी बराबर दिया गया है 7 के। तो फार्मूला जो होता है वो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो गया प्लस 3ab इंटू एक ब्रेकर में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम इस मान को रख देंगे। ठीक है, दोनों जो मान दिया गया है इन मानों को हम इसमें रख देंगे। तो ए प्लस बी दिया गया है 7, तो 7 का क्यूब ए प्लस बी क्यूब दिया गया है 217 रख देंगे, प्लस 3ab ए प्लस बी का मान है 7, तो इसे रख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का क्यूब हो जाता है कितना, 7 का क्यूब हो जाता है 343। ठीक है, 343 माइनस करके 217 इधर आएगा, फिर इधर 7 3 21 ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये अपना मान आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 343 को 217 घटाएंगे तो हो जाएगा 126 बराबर 21 ए बी के। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 126 बटे 21। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, तो ए जाएगा 6 बार, तो ए बी बराबर 6 आ जाएगा। ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ए बी बराबर 6 आ जाएगा, जो हमें पूछा गया था। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 77 देखते हैं। इस तरीके से दिया गया है आपके ऑप्शन में। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दिया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से पूर्णतः विभाज्य हो, ये बताना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो कौन सी बनेगी, तो वो बनेगी 99,999। ठीक है, यही सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की, तो इसको हम लिख लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 81 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 81 से जब डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल बचेगा, सबसे बाद में लास्ट में जो शेषफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसी संख्या से हम घटा देंगे। और जब इसी संख्या से हम उस शेषफल को घटा देंगे तो वो संख्या हमारी जो आएगी वो हो जाएगी कि वो 81 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको भाग करते हैं। 81 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 81, यहाँ पे बच जाएगा आपका, और 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 में से 8 जाएगा 1, 18 बचेगा, 9 उतारेंगे 189 हो जाएगा। फिर ये जाएगा 2 बार, 2 1 कम 2, 8 दूनी 16, 162 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 9 में से 2 गई 6, 8 7, 8 में से 6 गई 2, 27 होगा। फिर हम 9 एक बार उतारेंगे, 279 हो जाएगा। फिर ये जाएगा 3 बार। ठीक है, 3 बार जाएगा, 3 1 कम 3, 8 3 24 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ पे फिर 3 36 बचेगा, फिर 9 उतारेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जाएगा 4 बार, 4 बार जाएगा, 4 1 कम 4, 4 8 32। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 5, और 6 में से 2 जाएगा 4, अब 45 बच गया। ठीक है, तो 45 जो शेषफल है इसको हम क्या करेंगे, 99,999 में से 45 हम घटा देंगे। तो जो घटाएंगे वो संख्या हमारी आ जाएगी 99,954। ठीक है, और ये संख्या जो आया है ये क्या हो जाएगा, 81 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, 99,954। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 78। दिया गया है 2 संख्याओं का योग दिया गया है 47 है। मतलब कि मान लेते हैं a प्लस बी बराबर 47 है, और उनका गुणनफल मतलब a इंटू बी बराबर 550 है। तो उनके वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है, मतलब a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लगाएंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाल लेंगे। a प्लस बी का मान दिया गया 47 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें निकालना है, प्लस 2 गुणे ए बी का मान दिया गया 550। 47 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2209 होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 550 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1100। इसको जिधर लेकर आएंगे 75 करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2209 माइनस 1100। ठीक है, इसको जब हम घटाएंगे तो ये बच जाएगा 1109, और यही हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा जो हमें पूछा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 1109, ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5
3:4:5 दिया गया और उनका एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 1800। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं हमारी जो संख्या है 3x हो गई, 4x हो गया और 5x। अब इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 3 और गुणे 4, 5 चौक 20, तो यहाँ 60x, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 60 है, 60x इसका एलसीएम हो जाएगा और इसका एलसीएम पूरा 1800 दिया गया है, तो इसके बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1800 बटे 60 के, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18 30, x का मान आ गया 30। तो दूसरी संख्या हमने क्या माना था, दूसरी संख्या हमने माना था 4x। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 30 बराबर 4 3 12 120। तो राइट आंसर इसका 120 हो जाएगा, जो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर पहली पूछता तो पहली कितना माना है, 3x माना है, मतलब 3 गुणे 30 कर दे। तीसरी पूछता तो तीसरी 5x है, तो 5 गुणे 30 कर देते। तो यहाँ पर क्या हो जाता, 3 3 9, 5 3 15, 150। तो इस तरीके से ये मान हमें निकल आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर जो दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका मान सॉल्व करके जो आएगा वो आपको ऑप्शन में बताना है और कमेंट में बताइएगा इसका क्या आंसर निकल के आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करना आपको इजी है, कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 छात्रों ने दान के लिए एक धन एकत्रित किया और औसत जो योगदान था 50 रुपये था। बाद में उस शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान किया। अब औसत जो हो गया योगदान वो 56 रुपये हो गया। यहाँ पे हमें बताना कि शिक्षक का योगदान कितना था। तो शिक्षक का योगदान निकालने के लिए अगर हम टोटल निकालते हैं तो 24 छात्र थे प्लस एक और आ गया शिक्षक, तो हो गए 25 लोग। 25 लोगों ने जब मिलकर दिया तो कुल कितना हो गया, तो 25 गुणे 56 हो जाएगा औसत जो दिया गया था। तो टोटल ये हो जाएगा 1400। ठीक है, इसके बाद 24 छात्रों ने मिलकर कितना योगदान औसत दिया, तो 50 का। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200। अब अगर हम इन दोनों को घटा देते हैं 1400 में से 1200, तो आ जाएगा 200 रुपये। और ये जो निकल के आएगा ये शिक्षक का योगदान हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 200 रुपये हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन 0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपाती और 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। चलिए, तो तृतीय अनुपात जो निकाला जाता है उसके लिए हम लगाते हैं तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है b² b² होता है, यानी कि जो संख्या दिया गया है और b, तो उसका हम तृतीय अनुपात निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, b² मतलब 0.8 गुणे 0.8 a का मान दिया गया 0.4। ठीक है, ये 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 16/10 हो जाएगा बचेगा। ठीक है, इसके बाद मध्यानुपात निकालने के लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं वो होता है √c/d। जो भी फार्मूला जो भी मान दिया गया उसका दोनों का वर्गमूल ले लेंगे। तो c का मान यहाँ 13.5, 0.24 d का मान है। इन दोनों को हम लिखेंगे मध्यानुपात के लिए। c का मान है 13.5 गुणे 0.24, d का मान है। इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा ये 18/10 के। ठीक है, तो अब हमें दोनों का अनुपात निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, इनके दोनों के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, 16:10 दिएगा, अनुपात 18:10 कर देंगे। यहाँ से 10 10 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2 8 16, 2 9 18। फाइनली इसका आ जाएगा आंसर 8:9। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8:9। ठीक है, राइट आंसर 8:9 हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया। डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ए का 5% बराबर है बी। ठीक है, तो बी का b% किसके बराबर होगा ये बताना है हमें। तो देखिए ए का 5% बराबर है बी के, दिया गया है ए का 5% बराबर है बी के। तो यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो ए गुणे इसको बटे में लिख देंगे 5/100, तो ये बराबर बी के हो जाएगा। यहाँ से a बटे बी अगर निकालें, a बटे बी बराबर, तो ये हो जाएगा 20 के। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर कह रहा है कि पूछा गया 20 का 20%, 20 का b% पूछा गया है। तो ये अगर हम लिखते हैं तो 20 का b% मतलब कि ये हो जाएगा a बटे बी का b%, क्योंकि 20 जो बराबर होगा वो a बटे बी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बटे बी इंटू b बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये मान हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 20 से गुणा और भाग दोनों कर देते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, a बटे 20 इधर हो जाएगा इंटू 20 बटे 100 इधर हम एक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a बटे 20 का ये 20 बटे 100 20% हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो मान निकल के आ जाएगा, हमें जो निकालना है क्या, b% किसके बराबर है, तो a बटे 20 का 20% के बराबर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा a बटे 20 का 20%, जो कि हमारा दिया गया है किसमें, डी पार्ट में दिया गया, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी स्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 100 है। ठीक है, छात्र और छात्राओं की संख्या का योगफल जो दिया गया है वो कितना है, 100 है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 84 नंबर, आंसर देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% होती है। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे निकलेंगे, कि कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, कुल संख्या जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। ठीक है, 100 दिया गया है। हमें यहाँ पे छात्रों की संख्या कहा गया है कि x है, छात्र कितने हैं, छात्र टोटल x हैं कहा गया इसमें। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार अगर छात्राओं की संख्या हम ज्ञात करते हैं, छात्राओं की संख्या, तो छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी, 100 इंटू एक्स अपान 100 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा x के, क्योंकि x% कह रहा है। ठीक है, छात्राओं की संख्या क्या है, कुल छात्रों का x% है, तो कुल छात्रों का, कुल छात्र 100 है, 100 का x% निकाल लीजिए तो x हो जाएगा। तो इस तरीके से चूंकि x प्लस x बराबर 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बराबर 100 हो जाएगा, 2x बराबर 100 के, तो x बराबर हो जाएगा 50 के, 2 से भाग कर देंगे तो x बराबर 50 हो जाएगी, यानी कि छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50, और छात्राओं की संख्या भी कितनी रहेगी, 50। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से सी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी विक्रेता के पास 200 किलोग्राम चावल है और 2000 किलोग्राम चावल है। इसके एक भाग को वो 10% लाभ पर तथा बचे हुए भाग को 16% के लाभ पर बेचता है, ताकि उसे कुल लाभ 14.2% का लाभ हो जाए। उसने कितने किलोग्राम चावल 10% लाभ पर बेचा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है 10% का लाभ होता है। ठीक है, 10% का लाभ होता है, और दिया गया है कि 16% का उसे लाभ पर बेचता है। ठीक है, और उसको कुल जो होता है, कुल लाभ 14%, 14.2% हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, घटा लेंगे, मिश्रण बना लेंगे। तो यहाँ जब घटाएंगे 16 में से 14 जाएगा तो ये बन जाएगा 1.8, और 10 में से 14 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 4.2 बचेगा। ठीक है, इसका अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 18.42 आ जाएगा। ठीक है, और 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 6 7 42, तो 3.7 इसका आ जाएगा अनुपात में। तो विक्रेता के द्वारा 10% का लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, मात्रा हम ज्ञात कर लेंगे। मात्रा कितना हो जाएगा, चावल की मात्रा 10% के लाभ पर बेचे गए तो 3 है, 3/7 3 10, और इस पर जो है कितने किलोग्राम चावल है, 2000, तो 2000 से हम क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, यहाँ से एक 0 कट जाएगा तो 3 दूनी 600 किलोग्राम। तो 600 किलोग्राम चावल जो होगा 10% लाभ पर बेचा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 600 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना चावल बेचा था, तो 600 किलोग्राम चावल जो है बेचा गया। आंसर इसका हो जाएगा 600 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देते हैं, किसी वस्तु को 13% 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए 1104 रुपया जो अधिक में बेचा जाता लिखा हुआ है, इसका मतलब जो इसको लाभ हुआ 13.5% का हानि हुआ है, प्लस 9.5% का जो लाभ है, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1104 के बराबर हो जाएगा। ये बेसिकली कहा गया ऑप्शन में, क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये टोटल जुड़ जाएगा तो 23% हो जाएगा, ये हो जाएगा 1104 के बराबर। इसके बाद तो यहाँ से 100% हम निकाल लेंगे। 100% जब निकालेंगे तो 1104/23 × 100 कर देंगे। ठीक है,
यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये आ जाएगा आपका कितना, पहले तो 4 बार जाएगा 110 से, इसके बाद ये 8 बार जाएगा और 2 शून्य हो जाएगा, तो 48 रुपये आ जाएगा जो कि आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य आपका निकल के आ जाएगा 48 रुपये। तो इस तरीके से फाइनली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 10,500 की धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और 13,500 की धनराशि X प्लस 2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जो है निवेश किया। यह दोनों निवेश पर 3 वर्षों में कुल अर्जित ब्याज जो है वो 7,650 है। तो पहले निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात करिए। 87 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। साधारण ब्याज का जो फार्मूला देखेंगे SI बराबर होता है PRT अपॉन 100, ये होता है। इसी पर हम लगाएंगे 10,500 रुपये की धनराशि दिया गया है, इंटू R का मान दिया गया है X% इंटू वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो 3 वर्ष बताया गया है, अपॉन 100 कर देंगे, प्लस जो मान हमारा आया कुल ब्याज वो 7,650, यानी इन दोनों का ब्याज जो होगा वो जोड़ के हम 7,650 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 13,500 रुपये पर जो धनराशि है उस पर कितना दर लगा हुआ है, तो X प्लस 2% का दर लगा हुआ है, और इंटू ये भी 3 वर्षों के लिए है, अपॉन 100 कर देंगे। तो ये दोनों का ब्याज जो मिलकर आया वो आया है 7,650 रुपये। ठीक है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है पहले निवेश पर ब्याज की दर, पहले निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे X निकालेंगे कि X कितना % है, फिर हम पता कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ 10,500 है, यहाँ से ये 2 शून्य इस 2 शून्य से कट जाएगा, यहाँ 13,500 तो ये 2 शून्य इस शून्य से कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 105 गुणे 3x मतलब कि 315x आ जाएगा, प्लस 135 और गुणे 3 मतलब कि ये कितना हो जाएगा 405 इंटू x प्लस 2 बराबर 7,650 हो जाएगा। 315x प्लस 405x अंदर गुणा करेंगे प्लस 405 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 810, ये बराबर होगा 7,650 के। ठीक है, 315 और 405 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 720x, 810 उधर ले जाएंगे तो वो जो है घट जाएगा और वो मान उधर जाएगा 6,840। फिर x से इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब 720 से डिवाइड करेंगे, 6,440 को डिवाइड करेंगे 720 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 57/6 जो कि हो जाएगा 57/6 आएगा। ठीक है, 57/6 आ जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 9.5%। x का मान आ गया 9.5%। अब हमें निकालना पहले निवेश पर ब्याज की दर जो थी वही हमें बताना। तो पहले निवेश पर ब्याज की दर हमने X% ही लगाया था और x का मान हमें कितना है 9.5%, तो 9.5% हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे निवेश पर पूछता तो दूसरे निवेश पर ब्याज की दर जो हो जाता वो 9.5% प्लस 2 हो जाता। हमने X प्लस 2% लगाया हुआ तो 11.5% हो जाता अगर दूसरा पूछता तो, लेकिन पहला पूछा गया है तो 9.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 88, 40,000 रुपए की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में 44,100 रुपए हो जाएगी, जहां वार्षिक ब्याज रूप से चक्रवृद्धि लिया जाता है। तो 88 में क्या करेंगे, 88 में हम करेंगे इसका जो फार्मूला वही फार्मूला लगा देंगे जो होता है बेसिक वाला A इंटू पी प्लस 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। इसी को फार्मूले को अप्लाई करेंगे। मिश्र धन का मान है 44,100, P मतलब मूलधन का मान है 40,000 लगा देंगे, 1 प्लस R का मान हमें निकालना है, n का मान दिया गया है 2 से गुणा कर देंगे। ये इधर आएगा 44,100 बटे 40,000 बराबर 1 प्लस R अपान 100 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 शून्य 2 शून्य 441 बटे 400 मतलब किया जाएगा 21 बटे 20 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस R अपान 100 का होल स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर दोनों ओर है तो हट जाएगा, तो 21 बटे 20 बराबर आ जाएगा 1 प्लस R अपान 100। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे 1 इधर लेकर आएंगे तो 21 बटे 20 माइनस 1 बराबर R अपान 100 हो जाएगा। यहाँ
एलसीएम लेंगे 20 हो जाएगा, 21 माइनस 20 तो 1 बचेगा अपान आर अपान 100। आर बराबर हो जाएगा 20, 1/20%। ठीक है, 100/20 हो जाएगा। यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा, तो अगर हम इसको निकालते हैं परसेंटेज में तो ये हो जाएगा 5%। ठीक है, 20 पंचे 100, 5% आ जाएगा। तो 5% हो जाएगा यहाँ पे दर, जो कि दिया गया है आपके ए पार्ट में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/6 अनुपात में पूंजी का निवेश करके साझेदारी करते हैं। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी 25% बढ़ा देता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5,820 रुपये है तो लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले हम पूंजी का अनुपात जो दिया गया उसको, हम पूंजी का अनुपात जो दिया गया इन तीनों को पहले उसको लिखते हैं। तो कितना दिया गया, 2:3 अनुपात 5 अनुपात 5/3/5 अनुपात 5/6। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 20:18:25 के। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें 30 से सभी में गुणा कर देंगे। 30 से इसमें गुणा, 30 से इसमें गुणा, 30 से इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा 10 से कट जाएगा, 10 दूना 20, 5 छक 30, 6 3 18, 6 पंचे 30, 55 25। इस तरीके से 20:18:25 आ जाएगा। अब इनके अगर हम लाभों का अनुपात देखते हैं, ये हो गया पूंजी का अनुपात, तो लाभों का अनुपात कैसे निकलेगा। तो जो 20 पूंजी है ए का और ये लगाता है सिर्फ 8 महीने, तो 8 20 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस 25 गुणे 4 हो जाएगा, 25 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात हो गया आपके ए का लाभ हो गया, क्योंकि ए अपनी पूंजी क्या करता है 8 महीने के बाद, मतलब जो 4 महीने बचता है उसमें 25% बढ़ा देता है। तो हम भी यहाँ पे बढ़ा के लगा दिए। इसके बाद कह रहा है बी के बारे में क्या कहा है कि बी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो बी के बारे में सीधा 18 जो पूंजी है 18 गुणे 12 महीने लगाता है। सी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो 25 गुणे 12 महीने के लगाता है। तो इस तरीके से 1 साल का हम निकाल लेंगे। अब 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, 2500 का 100, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 100, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 260। अनुपात 18 गुणे 12 ये कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। अनुपात 25 गुणे 12 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, इसको और सॉल्व करिएगा तो काट पीट लीजिएगा, 65:54:75 आ जाएगा। ये हो गया लाभों का अनुपात। तो इसमें सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा ही पूछा गया है। सी का हिस्सा अगर हम निकालेंगे तो सी का हिस्सा इसमें 75 है। 75 बटे कितने में लाभ है, तो 65 + 57 + 75 में तीनों में लाभ 75 है। कितना लाभ हुआ है, अर्जित कुल लाभ जो है वो है 5,820, तो उसमें हम कर देंगे इसका गुणा। आप इसको गुणा भाग करिएगा तो ये मान आपका आ जाएगा 2,250 रुपये, जो कि सी का हिस्सा होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2,250 रुपये। तो इस तरीके से मान निकल के आ जाएगा, आंसर 2,250 हो जाएगा, जो कि कहाँ दिया गया है, ए पार्ट में दिया गया है। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 28% इथेनॉल 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। तो 20% इथेनॉल घोल को हमें मिश्रित करना है, 28% इथेनॉल प्राप्त करना है, 40% और घोलना है। तो इसको हम घोलते हैं, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 28 में से 40 12 जाएगा और 28 में से 20 8 बचेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8, तो जो मिश्रित अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:2 हो जाएगा। आंसर इसका राइट हो जाएगा 3:2, सी पार्ट में करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लगा लेंगे, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 देखते हैं। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। नंबर में बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, तो एक साथ मिलकर तीनों किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम का 75% कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए 91 की अगर हम बात करें तो बी की दक्षता अगर हम मान लें, बी की दक्षता कितनी है, बी की दक्षता हम मान लेते हैं 100। तो इस प्रकार सी की दक्षता कितनी हो जाएगी, सी कह रहा है सी 20% कम है तो सी की 80 हो जाएगी।
ए की कितनी हो जाएगी, ए की कह रहा है कि 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालते हैं तो 140 अनुपात 100 अनुपात 80, कैंसिल करते हैं, गुणा भाग करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 7 अनुपात 5 अनुपात 4, ये आ गया कार्य क्षमता का अनुपात इन तीनों के। अब प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो 75% उस काम का 75%, मतलब कि 75/100। ठीक है, 75% काम कितना होगा, 75/100 होगा, इंटू इन तीनों की ए दक्षता, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की दक्षता हो जाएगी, और गुणे कितना समय लेंगे ये हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, बी की दक्षता इंटू समय। ठीक है, इसी फार्मूले पर हम लगा देंगे 75/100 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 7 5 12 और 5 7 5 12 4 16, और गुणे समय जो कहा गया 15 दिनों में पूरा करते हैं तो 15 हो जाएगा, और बी की दक्षता दिया गया है 5, गुणे समय जो है हमें निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देंगे समय को। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 बार जाएगा, बाकी ये बचेगा कितना, 5 से 3 बार जाएगा, तो समय बराबर बच जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 3, 3 चौक 12 तिया 36 दिन। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 36 दिन, राइट आंसर। ठीक है, हमें निकालना भी था बी का, तो बी का ही अकेले काम का 75 दिन, 75% काम जो है 36 दिनों में पूरा कर देगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि ये दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5 है, और यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो ट्रेन की चाल पहली वाली का अगर निकालें हैं तो दूरी बटा समय, तो 350 जाती है, समय 5 घंटे लेती है, तो इसको हम भाग करेंगे तो 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:1 है, मतलब कि 2x और 2x और 5x, ये दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात है, तो अलग अलग मान लिया कि 2x और 5x है। तो ये जो हमारा 70 किलोमीटर पर घंटा हुआ, ये 2x का मान आया है 70 के, तो x का बराबर हो जाएगा 35, x का मान कितना हो जाएगा 35। तो दोनों ट्रेनों की चालों का योग क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5x, तो ये हो जाएगा 5 2 7x, 7x ये हो गया, 7x में हम 35 से इसमें गुणा करें तो 7 गुणे 35, 7 गुणे 35 कितना, 7 से 35, 7 3 21 और 3 24, तो 245 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। मतलब दोनों ट्रेनों का योगफल हमें ज्ञात करना था चालों का, तो 245 हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऑप्शन देखें इस तरीके से। 93 नंबर क्वेश्चन है, 342 किलोमीटर सॉरी मीटर 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, यदि रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी ये बताना। ठीक है, रेलगाड़ी तो देखिए, जब जो दूरी होती है, अगर कोई लंबा पुल है उसको पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की जो दूरी हो जाती है वो क्या होती है, पुल की दूरी प्लस रेलगाड़ी की दूरी, दोनों दूरी को चलना पड़ता है, तो दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी। तो जब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी अगर हम जोड़ेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 342 प्लस 438, इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 780 मीटर के। ठीक है, और चाल जो दिया गया रेलगाड़ी की वो कितना दिया गया, चाल दिया गया 54 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा मीटर में आया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे पहले मीटर में। तो 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये हमारा चाल आ गया रेलगाड़ी का। तो अब हमें क्या निकालना है, समय, पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो दूरी कुल आ गया 780 मीटर, चाल जो है वो कितना है 15 मीटर पर सेकंड, भाग करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 52 सेकंड, 52 सेकंड उसको लगेगा पुल को पार करने में। ठीक है, तो आंसर इसका जो हो जाएगा 52 सेकंड, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 देखते हैं। दिया गया यदि कोई नाव धारा की चाल की दिशा में, धारा की दिशा में अगर चलती है और वो कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलती है, उतनी ही दूरी से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस आती है, तो कुल औसत गति क्या होगी। देखिए, औसत गति अगर हमें निकालना है
तो उसके लिए क्या होता है, स्पीड निकालने के लिए वो भी एवरेज वाली, तो उसमें होता है 2xy, मतलब xy जो चाल है दोनों की रिस्पेक्टिवली, तो 2xy अपान x प्लस वाई ये हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पे जो दिया गया है 2 गुणे x का मान दिया गया 24 और y का मान दिया गया 40। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे, 24 प्लस 40 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 24 गुणे 40 बटे 64 के। इसको भाग करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार 2 बार, ठीक है 32 आ गया। अब ये कटेगा 8 चौक 32 8 पंचे 40 4 छक 24 6 गुणे 5 फाइनली आया। इसको गुणा करेंगे तो 30 किलोमीटर पर हावर उसका जो है एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट है। बी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 94 हो गया। अब हम देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि अजय और विजय के वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। 4 साल पहले उनकी उम्र 3.5 मतलब 3:5 के अनुपात में थी। तो विजय की वर्तमान अनुपात मतलब उम्र क्या है ये बताना है। ठीक है, चलिए इसको कैसे लगाएंगे इसको भी देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, अजय और विजय के वर्तमान अनुपात दिया गया है 2:3। तो मान लेते हैं अजय का जो उम्र है वर्तमान वो कितना है 2x और विजय का जो उम्र है वो कितना है 3x। अब कह रहा है कि 4 साल पहले, 4 साल पहले तो 2x में से 4 घटा देंगे और 3x में से 4 घटा देंगे तो 4 साल पहले आ जाएगा। इस इनका जो अनुपात था वो 3:5 था। 4 4 घटाएंगे तो 3:5। इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे इसका इससे। 5 दूनी 10x माइनस 4 पंचे 20x 20 हो जाएगा, बराबर 3 त्रिक 9x माइनस 12। यहाँ से हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो 10x इधर है 9x उधर है, तो 10x माइनस 9x इधर आएगा और ये हो जाएगा 20 उधर जाएगा प्लस में 20 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ बचेगा x 20 माइनस 12 हो जाएगा 8। ठीक है, x बराबर 8। तो विजय की वर्तमान उम्र, विजय की वर्तमान उम्र जो पूछा गया है तो 3x हमने माना था, तो 3 गुणे 8 करेंगे तो 8 त्रिक 24 वर्ष जो हो जाएगी विजय की वर्तमान उम्र है। तो आंसर 24 साल हो जाएगा। 24 आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा करेक्ट। अगर यहाँ पर पूछा जाता अजय की वर्तमान उम्र क्या, तो अजय हमने 2x माना था, तो 2 गुणे 8 कर देते, 8 दूनी 16 ईयर्स हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम दोनों निकाल लेते। तो आंसर हो जाएगा इसका 24, क्योंकि हमने इसका विजय का पूछा गया तो विजय का हो जाएगा 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 हो गया। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरीके से दिया गया है 96। एक गोला दिया गया है, पाई चार्ट जिसको कहते हैं, पाई चार्ट दिया गया है, इसमें बनाया गया है इन सभी को। ठीक है, चलिए हम इसको बना लेते हैं दोबारा। यहाँ से इस तरीके से दिया गया है एक, इसके बाद ये एक इस तरीके से दिया गया है, फिर एक इस तरीके से दिया गया है, फिर एक इस तरीके से दिया गया है और फिर एक इस तरीके से दिया गया। ये दिया गया वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे दी गई है ए का दिया गया है 60 एंगल, बी की दिया गया है 84 एंगल, सी दिया गया है 58 एंगल, डी दिया गया है 72 एंगल और ई दिया गया है 76 एंगल। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह मान दिया गया। अब देखिए ABCD में प्राप्त कुल अंकों का विभाजन दर्शाया गया। प्रत्येक विषय में अधिकतम 150 है और उसने कुल 600 अंक टोटल प्राप्त किया है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, विद्यार्थी के द्वारा बी और डी विषयों में प्राप्त अंकों का अंतर कितना है ये पूछा गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 96, बी और डी विषय में प्राप्त अंकों का कितना अंतर है। तो बी और डी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ओवरऑल पूरा 360 डिग्री बराबर दिया गया है 600 के। देखिए 600 कुल 600 दिया गया ना, कुल 600 आएंगे तो 360 डिग्री बराबर कितना 600 दिया गया। बी और डी, बी का मान है 84 डिग्री, डी का मान है 72 डिग्री। तो बी और डी का अंतर हमें पूछा गया, तो इनका अंतर अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाता है 12 डिग्री। 12 डिग्री का मान क्या आता है, अब 360 डिग्री का मान हमें पता है, तो 12 डिग्री का मान हम पता करने का 60/360 कर देंगे इंटू 12 डिग्री कर देंगे, तो ये हमारा मान आ जाएगा 12 डिग्री का मान। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 6 36 6 दाहिम 60 6 दूनी 12 10 दूना 20। तो उन दोनों के अंतर जो अंकों का अंतर होगा वो कितना होगा 20 होगा, जो कि हमें दिया गया है बी पार्ट में। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97।
97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 21 tan थीटा बराबर 20 के, ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अनुपात 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मतलब कि हमें अगर यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे मान। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करें तो tan थीटा बराबर 20/21, जो कि ये होता है L बटा ऊंचाई जो होती है लंब बटे आधार के, ठीक है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से अगर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया समकोण त्रिभुज, तो ये है इसका मान 20, ये है 21, हमें इसका मान निकाल लेते हैं, मान लीजिए सी है, तो कर्ण का मान हमें निकालना है, ये थीटा हो गया। तो क्या निकलता है यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मतलब 400 प्लस 21 का स्क्वायर मतलब कि 441 बराबर सी का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 841 बराबर सी का स्क्वायर। ये दिया गया है, ये है 29 का वर्ग, ठीक है, 29 का स्क्वायर, तो सी बराबर 29 हो जाएगा। सी बराबर क्या आ गया, 29 आ गया। यहाँ पे अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होता है 20/29 हो जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होगा 21/29 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू पता चल गया। तो अब हम जो मान फाइनली जो हमसे पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में अनुपात 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29, ये दोनों वैल्यू हो जाएगी। ये ब्रैकेट में अनुपात 1 माइनस 20/29 प्लस 21/29 दूसरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 29 इसमें हो जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 70, ठीक है। 20 और 21, 20 दूना 40, 41, 41 और 29 कितना होता है 70, तो 70/29 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा ये यहाँ पर 30/29, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अपन फाइनल आंसर आ जाएगा 7:3, ठीक है। यही हमें निकालना था, तो आंसर हो जाएगा 7:3, जो कि दिया गया ए पार्ट में, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 3, 2x प्लस 5y बराबर 12 दिया गया समीकरण, और x अक्ष के आरेखों से बंद किए गए त्रिभुजाकार क्षेत्रफल बताना क्षेत्र का। तो x अक्ष के अगर आरेखों से बंद है तो यहाँ पे y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमें 3 समीकरण प्राप्त हुआ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो 1 और 2 से हल करेंगे, जब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या मान आएगा, x प्लस वाई बराबर 3 दिया गया, 2x प्लस 5y बराबर 12 दिया गया। तो अगर हम ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 5y बराबर 12 दिया गया। अगर घटाते हैं तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 3y और 12 माइनस 6 माइनस 6, y बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। y बराबर क्या आ जाएगा 2। अब जब y बराबर 2 आ गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस बराबर 3 में अगर रखते हैं तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मान प्राप्त हो गया। अब अगर हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करते हैं तो इससे क्या प्राप्त होगा, जब समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं तो देखिए y बराबर 0 रख देंगे, 2x बराबर 12 निकल के आएगा, तो x बराबर वहाँ पे 6 आ जाएगा, और y बराबर 0 है ही है, ये निकल के आएगा। समीकरण 3 और समीकरण 1 से अगर हम हल करते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 1 को अगर हम हल करते हैं तो x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। तो मतलब कि हमें ये प्राप्त हुआ 1, 2 प्राप्त हुआ, एक ये बिंदु प्राप्त हुआ, एक बिंदु ये प्राप्त हुआ 6, 0 और एक बिंदु ये प्राप्त हुआ 3, 0। तो यही 3 बिंदु मिलाकर एक त्रिभुज का आकार लेते हैं और उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूला को हम लगाएंगे, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला बराबर होता है त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर हम इन तीनों को वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। पहला जो दिया गया है ये मान निकला है x1 y1 का,
ये है x2y2, ये है x3y3, ठीक है। अब इन्हीं तीनों का हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो 1/2 x1 का मान क्या दिया गया है, x1 का मान है 1 रख देंगे। y2 का मान क्या है, y2 का मान है 0, ठीक है। 0 माइनस y3 का मान भी 0 है, प्लस x2 का मान कितना है, 6 है, ठीक है। x2 का मान कितना है, 6 है। y3 का मान कितना है, 0 है। y1 का मान है कितना, 2, ठीक है। y1 का मान 2 है तो -2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस x3 का मान 3 है। y1, ठीक है, y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2, और y1 माइनस y2 का मान 0 है, तो इस तरीके से कर देंगे, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, और जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा जो है क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, 0 माइनस 0 मतलब 0 हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा 0 सभी, ठीक है। ये 6 माइनस 2 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 -12 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 मतलब +6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी वैल्यू आ जाएगी। 1/2 बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6 मतलब कि -6 हो जाएगा। ये गुणे में है तो इसको कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 तो -3, तो -3 मतलब जो क्षेत्रफल होता है, जो वैल्यू होती है क्षेत्रफल की वो प्लस में होगा, तो 3 वर्ग इकाई इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यही 3 वर्ग इकाई हो जाएगी, और 3 जो दिया गया है सी पार्ट में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे, आंसर इसका जो है सी पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, देखते हैं। दिया गया है इस तरीके से, एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 4 गुनी है। मान लेते हैं लंबाई जो है x है, तो चौड़ाई जो हो जाएगा वो कितना है, 4x है, ठीक है। चौड़ाई जो दिया गया लंबाई की 4 गुनी है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे x इंटू 4x हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों बराबर आ जाएंगे 4x², और ये क्षेत्रफल का मान दिया गया है 4x² बराबर 1764, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालते हैं x² बराबर, तो 4 से डिवाइड करें तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 441, और 441 जो होता है किसका वर्ग होता है, तो 21 का वर्ग होता है। तो x का मान 21 आ गया। पूछा क्या गया है, आयत की चौड़ाई। चौड़ाई हमने माना कितना था, चौड़ाई हमने माना था 4x, तो 4 गुणे 21 बराबर हो जाएगा 21 चौक 84, तो 84 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। 84 क्या हो जाएगी, चौड़ाई। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक सिक्का को बार बार उछाला जाता है। अगर पहले 8 बार उछाले जाने पर हेड आता है, तो 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की संभावना कितनी है। देखिए एक कोई सिक्का, उसको बार बार उछालते हैं और लगातार 8 बार उछालते हैं। जब 8 बार उछाल लेते हैं तो उसके बाद वो क्या आता है, हेड ही आता है। 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की संभावना कितनी होगी, ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली दिया गया कि एक सिक्के को 8 बार जब उछाला जाता है, तो उसमें ये बता दिया गया है कि 8वीं बार हेड ही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में इस तरीके बताया गया है। अतः जब 9वीं बार जब उछाला जाएगा, 9वीं बार जब उछाला जाएगा, तब उसमें हम पीछे के 8 उछालों की गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 8 बार का पता है कितना आएगा, हेड आएगा। तो 9वीं बार उछालने पर हमें टेल आने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो 1/2 हो जाएगा, आधा आधा रहेगी प्रायिकता। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसकी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोग ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, इसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।